हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट प्रफुल्ल वोरा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एक और इंटरेक्टिव सेशन में। दोस्तों, 4 जून 2021 को रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस करी है। दोस्तों, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर 6th कंसेक्यूटिव टाइम रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो रेपो रेट है उसको चेंज नहीं किया है। दोस्तों, इस इंटरेक्टिव सेशन के अंदर हम ये समझेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है। दोस्तों, मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया लेके आता है और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो है मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। दोस्तों, ये जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इकोनॉमिक ग्रोथ में। मॉनेटरी पॉलिसी एक टूल है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जिससे कि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। जो फ्लो ऑफ कैश है इकोनॉमी के अंदर उसके ऊपर कंट्रोल करता है और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम सभी की जो परचेजिंग पावर है उसको भी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू कंट्रोल करता है। दोस्तों, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया कुछ रेट्स की अनाउंसमेंट करता है, कुछ को इंक्रीज़ करता है, कुछ को डिक्रीज़ करता है। इस बार जो पॉलिसी आई थी उसके अंदर उसने 6th कंसेक्यूटिव टाइम रेपो रेट जो है उसको चेंज नहीं किया है। दोस्तों, पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ कि ये जो रेपो रेट है ये होता क्या है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि जो बैंक्स हैं वो डिपॉजिट्स लेते हैं और लोन्स को आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो दोस्तों, जो बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं या प्राइवेट बैंक्स हैं, इनके पास जो पैसा है वो कहाँ से आता है। दोस्तों, इनके पास लोन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो पैसा है वो आता है डिपॉजिट से। जो हम लोग सेविंग अकाउंट के अंदर, फिक्स्ड डिपॉजिट्स के अंदर इन लोगों के पास जो पैसा रखते हैं बैंक्स के पास, ये उसी पैसे को आगे लोन की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और दूसरा जो सोर्स है बैंक्स का वो है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, ये जो बैंक्स होते हैं ये रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसा लेते हैं आगे लोन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो दोस्तों, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो जब बैंक्स को पैसा लेंड करता है, जो बैंक को पैसा देता है वो दोस्तों फ्री में तो देता नहीं है। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की और बैंकों की कोई यारी दोस्ती तो है नहीं जो फ्री में पैसा दे देगा। तो दोस्तों, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो पैसा देता है उसके ऊपर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया एक इंटरेस्ट चार्ज करता है। वो जो इंटरेस्ट चार्ज करता है उसे हम रेपो रेट कहते हैं। यानी कि जो भी पैसा बैंक्स को रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से मिलता है उस पैसे के ऊपर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है उसे हम रेपो रेट कहते हैं। रेपो का मतलब होता है रीपरचेज ऑप्शन या रीपरचेज एग्रीमेंट। तो दोस्तों, जो रेपो रेट है अगर उसको रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया बढ़ा देगा तो जो पैसा वो देगा इंटरेस्ट पे, यानी कि इंटरेस्ट उसने बढ़ा दिया, तो जो बैंक्स पैसा लेंगे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाएगा। और अगर ये वहाँ पे रिज़र्व बैंक ने ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया तो जो पैसा जो वो रिटेलर्स को या फिर आगे जो कॉरपोरेट्स को लोन्स की फॉर्म में बैंक डिस्ट्रीब्यूट करेगा वो भी ऑटोमेटिकली महंगा ही होगा। दोस्तों, जैसा कि 4 जून को रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो रेपो रेट है वो 4% रखा है और ये 6th कंसेक्यूटिव टाइम उन्होंने चेंज नहीं किया है। अगर रेपो रेट रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया बढ़ा देता है तो जितने भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं जो लोन बॉरोवर्स के वो महंगे हो जाएंगे, और अगर वो घटा देगा तो ऑटोमेटिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा। यानी कि अगर किसी ने होम लोन ले रखा है सपोज़ कीजिए 7% पे और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना रेपो रेट बढ़ा लिया तो ऑटोमेटिकली वो जो रेट का असर है वो होम लोन बॉरोवर्स पे भी पड़ेगा। और वो इस तरह से पड़ेगा कि जो बैंक्स हैं वो अपना जो आगे का लेंडिंग रेट है उसको बढ़ा लेंगे। उसी तरह से दोस्तों, जब रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया लोन आगे डिस्ट्रीब्यूट करता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स को या प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को,
तो वो एक रेट के ऊपर लैंड करता है और उस रेट को कहते हैं रेपो रेट। दोस्तों, बैंक्स को जब ये पैसा मिलता है तो वो मिलता है शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, यानी कि 2 दिन से 14 दिन तक मिलता है ये पैसा। दोस्तों, सपोज कीजिए बैंक्स को पैसा चाहिए सिर्फ 1 दिन के लिए, तो उसको हम कहते हैं MSF, यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अगर ये ओवरनाइट बैंक्स को पैसा चाहिए रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से, तो उसे हम कहेंगे MSF, यानी कि 2 दिन से कम पीरियड के लिए अगर ये चाहिए तो MSF कहेंगे। और MSF जो है यूजली, क्योंकि अर्जेंटली एकदम रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसा मांगा गया है, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा महंगा होता है, वो रेपो रेट से थोड़ा सा हाई यूजली रखता है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जो पॉलिसी अब की बार आई है उसमें आप देखेंगे रेपो रेट जो है वो तो 4% रखा गया है, लेकिन MSF जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, यानी कि अगर किसी बैंक को ओवरनाइट फंड की ज़रूरत पड़ती है, ओवरनाइट पैसे मांगती है, 1 दिन के लिए पैसे मांगती है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से, तो वो जो फंड है उसके ऊपर वो 4.25% चार्ज करेगा। उसी तरह से दोस्तों, अगर जे उसे 14 दिन से लंबे अरसे के लिए चाहिए, यानी कि 2 से 14 दिन तक चाहिए, तो रेपो रेट के ऊपर मिलेगा। लेकिन अगर ये 14 दिन से ज़्यादा, यानी कि 15 दिन से ज़्यादा पीरियड के लिए चाहिए, तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो रेट लगाता है उस पर, वो उसको कहते हैं बेस रेट। तो वो जो बेस रेट होगा उस पर मिलेगा। अगर ये 14 दिन से ज़्यादा के लिए बैंक्स पैसा लेते हैं तो वो बैंक्स को मिलेगा बेस रेट के ऊपर। और जो पॉलिसी 4 जून 2021 को अनाउंस करी है उसमें बेस रेट जो है वो 4.25% रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने रखा है। दोस्तों, उसी तरह से एक रेट और हम सुनते हैं और वो होता है रिवर्स रेपो रेट। तो दोस्तों, रिवर्स रेपो रेट जो होता है वो सपोज कीजिए बैंक्स के पास जो सरप्लस पैसा है, सरप्लस पैसा कैसे पड़ा हुआ है, जो बैंक्स हैं, सपोज कीजिए बैंक्स 5 दिन काम करते हैं, फ्राइडे को सपोज कीजिए बैंक की या सैटरडे संडे की बैंक की छुट्टी है। अब अगर ये सैटरडे संडे बैंक की छुट्टी है और बैंक के पास पैसा पड़ा हुआ है तो उसने किसी को डिस्ट्रीब्यूट तो करना नहीं है 2-3 दिन के लिए। या सपोज कीजिए कि फ्राइडे भी छुट्टी हो जाती है, फ्राइडे सैटरडे संडे यानी कि 3 दिन तक अगर ये बैंक के पास पैसा पड़ा है तो और किसी को डेट तो करना नहीं है, तो वो खाली पड़ा है। उसके ऊपर बैंक जो है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को जो है रेपो रेट के हिसाब से ब्याज भी दे रहा है RBI को। तो ये के पास जो सरप्लस पैसा होता है बैंक्स के पास, वो क्या करते हैं, वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को ही पैसा जो है वो लैंड कर देते हैं। जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है वो जिस रेट पे इनसे पैसा लेता है उसको कहते हैं हम रिवर्स रेपो रेट। दोस्तों, क्योंकि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की कोई ऐसी नीड नहीं है और बैंक्स के पास सरप्लस फंड था, इस करके रिवर्स रेपो रेट जो होता है वो कंपैरेटिवली रेपो रेट से थोड़ा सा कम ही होता है। तो दोस्तों, रिवर्स रेपो रेट वो रेट होता है जिसपे कि बैंक्स जो हैं वो अपना सरप्लस फंड जो है वो RBI के पास पार्क करते हैं, RBI को देते हैं। तो दोस्तों, अब हमारे को एक ये क्लैरिटी होगी कि रेपो रेट क्या होता है और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है और MSF क्या होता है, यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है और बेस रेट क्या होता है। उसके बाद हम आते हैं दोस्तों, एक टर्म हमारे को सुनने में आती है CRR, दैट इज़ कैश रिजर्व रेशो। दोस्तों, बैंक्स जो होता है वो अपने पास डिपॉजिट लेते हैं, तो जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है वो उस क्या कहता है बैंक्स को कि आपने मेरे पास एक सिक्योरिटी डिपॉजिट रख की फॉर्म में रखना है। जो भी आपका NDTL है, यानी कि नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, यानी कि जो नेट डिपॉजिट्स का अमाउंट है उसकी एक फिक्स्ड परसेंटेज आप लोग जो है वो मेरे पास एज अ सिक्योरिटी के फॉर्म में पार करके रखोगे। तो जो बैंक्स होते हैं वो उनके पास जो भी NDTL यानी कि नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी जो होती है, यानी कि डिपॉजिट्स की एक फिक्स परसेंटेज जो होती है वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पार करके रखते हैं, उनको रखना होता है। उस फिक्स परसेंटेज, जो भी वो फिक्स परसेंटेज होती है उसको कहते हैं कैश रिज़र्व रेशो, यानी कि CRR। जो अब की बार 4 जून 2021 को रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो पॉलिसी अनाउंस करी है उसके अंदर भी आप देखेंगे तो CRR उसने एक अनाउंस किया है। दोस्तों, CRR जो अब की बार अनाउंस हुआ है इस पॉलिसी के अंदर वो 4% रखा है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने। उसी तरह से
आप एक और रेट सुनेंगे, वो होता है SLR, यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो जो होती है वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक परसेंटेज फिक्स करी हुई है कि इतना परसेंट जो है वो लिक्विड एसेट्स, यानी कि लिक्विड एसेट्स यानी कैश हो गया, गोल्ड हो गया, या और जो लिक्विड सिक्योरिटीज़ जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिफ़ाइन करी हुई है, वो बैंक्स को अपने पास मिनिमम रखनी पड़ती हैं। ये जो होती है ये एक परसेंटेज होती है दोस्तों, जो NDTL है, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, यानी कि जो टोटल डिपॉजिट्स होते हैं बैंक्स के पास, उसकी एक फ़िक्स परसेंटेज बैंक को मेंटेन करनी पड़ती हैं। भाई सपोज़ कीजिए आज मैंने एक फ़िक्स डिपॉजिट कराई 6 महीने के लिए बैंक के पास, और मैं जाता हूँ बैंक के पास 3 महीने बाद, और वो कहता हूँ जी मुझे तो मैंने फ़िक्स डिपॉजिट कराई थी 6 महीने की, मैं तो टाइम से पहले उसको मैच्योर कराना चाहता हूँ, तो बैंक को इमीडिएटली मुझे ऑनर करना पड़ेगा, मुझे उसको मैच्योर करके देना पड़ेगा। बैंक अगर जे एक मिनिमम कैश लिक्विड सिक्योरिटीज़ जो है उसका मिनिमम एक परसेंटेज मेंटेन नहीं करेगा और सारा लोन जो की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, तो कल को अगर जे कोई भी डिपॉजिटर्स आएंगे इमीडिएटली बैंक से पैसा मांगने, तो वो बैंक ये तो कह नहीं सकता कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमने तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया लोन की फॉर्म में, जब वापस वहाँ से आएंगे तब आपको दे देंगे, ऐसा तो कह नहीं सकता। इसलिए रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक परसेंटेज फिक्स की हुई है कि आपको इतना परसेंटेज जो है वो लिक्विड एसेट के फॉर्म में मेंटेन करना ही करना है अपने टोटल डिपॉजिट्स का। उसे कहते हैं SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, यानी कि जो SLR है वो बैंक्स को कैश, गोल्ड और अदर लिक्विड सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में मिनिमम मेंटेन करके ही रखना पड़ता है। जो अब की बार पॉलिसी आई है उसके अंदर उन्होंने 18% जो है वो बैंक्स को बोला है कि अपना उन्होंने SLR मेंटेन करके रखना है। तो दोस्तों ये जितनी भी मैंने फिगर्स बताई हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, MSF, बेस रेट, CRR और SLR, इसके अंदर RBI जब भी मॉनेटरी पॉलिसी लाएगा अपनी, उसके अंदर कुछ भी ऊपर नीचे चेंज आएगा, आगे पीछे कुछ भी चेंज आएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर इनमें से किसी फिगर को बढ़ाता है या किसी फिगर को कम करता है, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है लोन बोरोवर्स के ऊपर असर आता है, और जो उनकी परचेजिंग पावर है वो ऑटोमेटिकली वो ऑटोमेटिकली या तो गिर जाती है या बढ़ जाती है। उससे आगे क्या होता है, उससे आगे इन्फ्लेशन कंट्रोल होती है। वो इस तरह से होगी दोस्तों, सपोज कीजिए कि उन्होंने बैंक RBI ने क्या किया, जो रेपो रेट है, रेपो रेट को अपना बढ़ा दिया। अगर ये रेपो रेट बढ़ा देता है RBI, तो रेपो रेट का असर ये आएगा कि जो आगे जो लैंडिंग होगी, जो बैंक्स लोन आगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो महंगा करेंगे यानी कि ज़्यादा रेट पे करेंगे, तो लोग जो है वो लोन्स को कम लेंगे, और या लोन्स को जिन्होंने ले रखा है वो उसको उसी हिसाब से यूटिलाइज़ करेंगे, क्योंकि उनको भी रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो बर्डन है वो उनके सर पे आ गया है। तो दोस्तों उनकी क्या है, परचेजिंग पावर उसी हिसाब से कम हो जाएगी। अगर ये मार्केट के अंदर कैश फ्लो कम हो जाता है, तो जो मार्केट के अंदर डिमांड है उसको वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है, क्योंकि जो चीज़ 100 रुपये की थी मार्केट के अंदर, अगर ये परचेजिंग पावर आदमी की कम हो जाती है, तो वो जो आदमी 100 रुपये की चीज़ बेच रहा है ना, वो कहेगा भाई मैं 98 रुपये की बेच देता हूँ, 100 रुपीज़ की ना बेच के 98 रुपीज़ की बेच देता हूँ, तो 2 रुपये कम हो जाएगी। अगर ये वहाँ पे मार्केट के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस कम हो गए, यानी कि इन्फ्लेशन कम हो जाती है। उसी तरह से अगर जे रेपो रेट कम हो जाएगा, यानी कि जो आगे लोन्स की लैंडिंग है वो कम हो जाएगी। अगर ये लैंडिंग सस्ती हो जाएगी, आगे जो होम लोन है, जो उन्होंने इंडस्ट्रियल फाइनेंस दे रखा है, तो क्या होगा, परचेजिंग पावर बोरोवर की बढ़ जाएगी, यानी कि उसके बाद ज़्यादा पैसा बचेगा, तो वो 100 रुपये की चीज़ 102 में भी खरीदने को तैयार हो जाएगा। तो उससे क्या है, इन्फ्लेशन बढ़ती है। तो दोस्तों इस तरह से रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो है कुछ रेट्स जो हैं उनको कंट्रोल करता है, और उस रेट्स के हिसाब से जो है आगे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। जो फ्लो ऑफ कैश है इकोनॉमी के अंदर उसको कंट्रोल करता है। उसी तरह से जो GDP की ग्रोथ है वो उसी हिसाब से इकोनॉमिक ग्रोथ जो है कंट्री की वो कंट्रोल करता है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों उसी तरह से इनडायरेक्टली रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो किस तरह से कंट्रोल करता है, आपने सुना होगा, एक होता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, यानी कि बॉन्ड पेपर्स वगैरह जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया लेके आता है अपने एजेंट्स के थ्रू, बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूट करता है। उसके अंदर कई तरह के बॉन्ड्स होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स होते हैं, LIC के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो वो होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया लेके आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। उसके थ्रू भी वो लिक्विडिटी को सक करने की, लिक्विडिटी को कम करने की मार्केट के अंदर कोशिश करता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो दोस्तों ये कुछ तरीके होते हैं जो मॉनेटरी पॉलिसी जो लेके आता है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर एक व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई है। तो
जैसे कि मैंने आपको बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो डिस्क्लोज़ करता है, वो लेके आता है, पीरियोडिकली लेके आता है। साल में दोस्तों 4 बार लेके ही आता है। इस साल फाइनेंशियल ईयर यानी कि 21-22 के अंदर 6 बार जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो इस पॉलिसी को अनाउंस करेगी। पिछली बार अप्रैल में अनाउंस किया था, अभी 4 जून को अनाउंस किया है। अगली कमेटी जो है वो अगस्त के अंदर फिर से अनाउंसमेंट करेगी। दोस्तों ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है इसको जो गवर्नर होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वो हेड करते हैं, और अकॉर्डिंगली जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है ये इन्फ्लेशन का पूरा ट्रैक रखती है अपने पास, ताकि ये इन्फ्लेशन को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सके। दोस्तों तो ये जो रेट है, जो मॉनेटरी पॉलिसी का जो इफ़ेक्ट होता है और जो रेट्स क्या उलट फेर है, बेसिकली ये आरबीआई करता है, और इससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर आदमी जो होता है वो प्रभावित होता है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जैसे मैंने आपको समझाया कि मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी किस तरह से वर्क करती है, और मॉनेटरी पॉलिसी का जो असर है वो किस तरह से हम सबके ऊपर आता है। दोस्तों इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। जिन मेरे दोस्तों ने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं तो वो अपडेटेड रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली। थैंक यू।